स्वागत है आप सभी का इस लाइव चर्चा में। और जुड़ जाइए। 3 बजे का समय दिया था मैंने आपसे, और मुझे लगता है कि आप सब इंतजार कर रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे हम लोग चर्चा की शुरुआत करते जाएंगे। कल की मीटिंग के बाद आज कुछ बातों पर चर्चा करना आवश्यक था आपसे, इसलिए ये लाइव सेशन रखा गया है। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी साथी वीडियो में जुड़ रहे हैं, तो आपसे एक निवेदन ये है कि वीडियो को शेयर कर दें। चूंकि ये प्लेटफॉर्म नया है तो बहुत लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी भाई जुड़ रहे हैं वीडियो में, वो वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। तो 1 मिनट का समय लेके आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो हम आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रंजीत भाई लाइव थे, तो मैं उनको सुन रहा था। तो कुछ बातें ऐसी थी जिस पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए आप लोगों के बीच में। तो इसलिए हम आप लाइव जुड़े हैं। साथ ही साथ कल जो मीटिंग हुई है उसके निष्कर्ष और आगामी जो भविष्य में चीजें हो सकती हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आप इस लाइव में जुड़ रहे हैं। तो जो भी भाई जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मनोज भाई, अशोक भाई, हृदेश भाई, नवीन भाई, जो भी लोग जुड़े हैं सभी को नमस्कार। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग हमारे जुड़ सकें, तो हम लोग चर्चा को शुरू कर सकें। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। देखिए, थोड़ी बहुत चर्चा की हम लोग शुरुआत करते रहते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। राजीव भाई लिख रहे हैं कि भाई अगर याची वगैरह बनना हो तो सूचित कर देना पहले ही। राजीव भाई, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं लाइव हूं, और मुझे लगा कि नहीं, जरूरी है कि अपनी बात यहाँ पे रखी जाए। और बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये कह लीजिए कि जानकारी का अभाव है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आप यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे और लोग जुड़ भी रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। और सबसे पहले उन सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत पेशेंस से एक आग्रह पे इस बात को स्वीकार किया कि अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़नी है। और एक आग्रह पे आपने यह जो मेरा निवेदन था उसको स्वीकार किया। इसके लिए हम सभी आभारी हैं आपके, और पूरे 6800 परिवार की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस छोटे से आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि चीजें कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन तो करता है कि आप तक शेयर कर दूं, लेकिन अतीत ऐसा रहा है कि चीजें जितना ज्यादा हम लोगों ने आपकी तरफ सोचा कि उसको ईमानदारी से आपके बीच में रख दें, उसका ठीक उल्टा होता चला गया, और उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ा। और इस वजह से थोड़ा सा बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में चाहकर भी नहीं रख पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इतना मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हम लोगों की जो कोशिश है उसमें पूरे 6,800 लोगों की नियुक्ति का रास्ता है। और साथ ही साथ अगर जो सीटें खाली हैं, जो सीटें खाली रह गई हैं, अगर ये आंकड़ा 6800 के ऊपर भी निकल जाएगा तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुशी की बात यह है कि अगर सीटें और मिल जाएंगी तो हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए भाई बहन हैं उनका भी कल्याण हो सकता है, अगर सीटें खाली मिली तो। प्रमोद भाई लिख रहे हैं कुछ राज ना बताना भाई। नहीं, राज जैसा कुछ मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ, ना मैं चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और टीम की तरफ से सभी का ये आग्रह है कि सिर्फ उतनी चीजें आप लोगों के बीच में रखी जाएं जितने से आप तक जानकारी पहुंच पाए, और कम से कम आप गुमराह होने से बच जाएं। उससे ज्यादा की जानकारी आपको ना दी जाए, वो आप सबके भले के लिए ज्यादा है, इसलिए उन सब चीजों पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही कि आपने एक देखिए, जो भाई संबंधित है भर्ती से, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो फिर अभी प्लीज फोन मत करिए। बीच में जो है चीजें छूट जाती हैं, तो आपका ध्यान जो है उस फोन की तरफ चला जाता है। कल जो मीटिंग हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, उसके बाद जो भविष्य में जो रजी भाई ने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के लिए हम लोग कई दिन से प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी लखनऊ से बाहर थे और बीच में परिस्थितियां ऐसी बनी कि तमाम मंत्रियों के आवास पर जाने पर रोक लगी हुई थी, तो वो प्रयास हम लोग जारी रखे हुए थे। लेकिन चीजें इसलिए नहीं बताई जा रही थी कि जितना हम लोग सोचते हैं कि आप तक चीजें पहुंचा दें, आप जागरूक रहें, आप हर चीज से अवेयर रहें, उसका दूसरे लोग फायदा उठाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार एक रणनीति के तहत जो भी शुरुआत की है, जो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज हमने ये की है कि लोगों को ये लगता था कि बगैर पैसे के, बगैर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो उस मिथक को तोड़ने का हम लोगों ने काम किया है कि पहले हम प्रयास कर लें कि बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए हमारी नौकरी हमें मिल जाए, आपकी नियुक्ति हो जाए। उसके बाद
जब भी कोई आदमी सक्षम होगा, अगर उसको कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़ेगा तो चाहे उसको इंटरनेशनल कोर्ट भी लड़ना पड़ेगा, जब वो सक्षम रहेगा, 50,000 महीने की नौकरी करेगा, तो अगर उसको 5,000 महीने भी देना पड़ेगा तो वो खुशी खुशी अपनी नौकरी के लिए दे देगा। लेकिन 4 साल 2018 की भर्ती 2023 चल रहा है, 5वां साल चल रहा है। 5 साल से जो समाज एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रहा हो, किसी तरह से प्राइवेट नौकरियों में अपनी सेवाएं देकर या प्राइवेट जॉब करके किसी भी तरीके से अपना घर परिवार चला रहा हो, उसको हम एक टास्क दे देंगे, नहीं आप 5,000 रुपए दो, आप 2,000 रुपए दो, आप 3,000 रुपए दो। ये तो वही है कि ये तो फिरौती वसूलने जैसा है। तो हम लोगों से ये चीज नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक पहल की है कि लड़ाई करके देख ली, मंत्री को गाली दे के देख लिया, सरकार को कोस कर देख लिया, काले झंडे दिखा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला और 4 साल से लगातार संघर्ष चला आ रहा है। हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि पहली बात, किसी से पैसा नहीं लेना है। दूसरी बात, किसी को कोई फिक्स डेट नहीं बतानी है कि लोग उम्मीदें पाल लें और बाद में उम्मीदें टूटे तो लोग गाली दें। जबकि सबको पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और जो हमको बताया जाएगा हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को क्या होता है, उनको कुछ नहीं करना, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई उनकी नौकरी और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे पत्थरों में बैठा हुआ है। कोई अपना स्वास्थ्य, अपना घर परिवार छोड़ के उसकी चिंता किए बगैर दिन रात अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास दौड़ रहा है, प्रशासन के पास दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है कि सिर्फ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सबकी नौकरी और सबका सम्मान उसमें छिपा हुआ है। और उस एक आदमी या 10 लोगों की टीम जो बनी है, उसकी मेहनत से वो सबकी पूरे 68 लोगों की नौकरी और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग जो है परिणाम को नंबर देते हैं, कोशिशों के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। और खास करके पढ़े लिखे समुदाय में कोशिशों का बिल्कुल महत्व नहीं होता, लोग सिर्फ परिणाम को नंबर देते हैं। और जहां उनको दिखता है कि नहीं, यहां से हमको परिणाम मिल सकता है, तो वो ना रुपए की परवाह करते हैं, ना पैसे की, ना ही अपना समय, सब कुछ देते हैं वो। लेकिन अगर ईमानदारी से कोई आदमी चलना चाहेगा, आप सोचो अभी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं ये कह दूं कि सब लोग जल्दी जल्दी याची बन जाओ, पैसे दो, सारे लोग खुशी खुशी सहज तैयार हो जाएंगे और फोन उठाना भारी हो जाएगा। लेकिन लोगों से एक निवेदन किया जा रहा है कि माननीय मंत्री जी से जो कल मुलाकात हुई है, बहुत ही सकारात्मक मुलाकात रही है। जिन मुद्दों पर हम लोग उनसे बात करना चाहते थे, जिन मुद्दों पर उनसे सहमति चाहते थे, उन मुद्दों पर हमने उनसे बात की और उनसे सहमति ली और उस दिशा में चीजें आगे भी बढ़ेंगी। नवीन भाई लिख रहे हैं कि कुछ लोग गिद्ध की तरह 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद घुसने का मौका मिलेगा। नवीन भाई, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा और इसका जवाब मैं अभी तुरंत दे रहा हूं। ऐसे गिद्धों को 30 तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उनके बाप के पैसे से मैं अपना प्रयास नहीं कर रहा हूं या हम आप अपने प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके बाप के पैसों से प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरी खुद की नौकरी उसमें फंसी है, टीम के जो लोग दिन रात एक कर रहे हैं उनकी खुद की नौकरी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और डंके की चोट पे प्रयास करेंगे, किसी के बाप के पैसे लेके हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जो जिनको लगता होगा कि वो जाएंगे कोर्ट से और नौकरी ले लेंगे, तो उनको इंतजार ही नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 30 तारीख 31 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, अगर उनको लगता है। देखिए, हम लोग इसलिए 30 तक इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से और जो विभाग के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है, हमने वहां पर एक आश्वासन दिया है, उनसे कमिटमेंट एक किया है कि साहब हमारी तरफ से कोई भी याचिका नहीं जा रही है, हम लोग जो है कोर्ट कचहरी नहीं खेलना चाहते। माननीय मंत्री जी से कल मीटिंग में भी हमने ये कह दिया है कि हम लोग सिर्फ नियुक्ति चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं, कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया में हम लोग नहीं उलझना चाहते। तो माननीय मंत्री जी भी और विभाग के सारे अधिकारी भी इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम हम लोग तो इस मामले को अब दोबारा नहीं फंसाना चाहते। मैं डीजी साहब, मैं नाम लेके बात करूं, डीजी साहब से मेरी वार्ता हो रही थी, तो डीजी साहब ने इस बात को कहा कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 3-3 साल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो पास में बैठे एक अन्य अधिकारी ने उनके साथ के कहा कि साहब 3 साल नहीं, 5-5 साल, 6-6 साल हियरिंग चल रही है, वहां पे मैटर चल रहा है। तो डीजी साहब के वर्ड थे ये, जिसको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो वो डीजी साहब से जाके पूछ सकता है। तो डीजी साहब ने ये बात बताई कि मैं हियरिंग, प्रॉपर हियरिंग की बात कर रहा हूं कि प्रॉपर हियरिंग में 3-3 साल निकले चले जा रहे हैं और कोर्ट से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और आपको ये कह देंगे कि बगैर कोर्ट के कुछ नहीं होगा, ये वही लोग हैं भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जो जब हम लोग आंदोलन करते थे, याद करिए आप, जब ये लिस्ट नहीं आई थी, तो वो ये कहते थे
कि बट ब्रिज के नीचे, और दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने इस वर्ड को बोला उसका इस लिस्ट में नाम है। एक अच्छा माहौल बनाया जाता था लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों से पैसा वसूलने के लिए। यह कहा जा सकता था कि कोर्ट के बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये लिस्ट किस कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई थी, ये मुझे कोई बता दे। पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूं, कोई एक आदमी निकल के और जो ये कह दे कि कोर्ट के फला आदेश के बाद आई थी। लिस्ट आई थी आपके आंदोलन से, आपके प्रयासों से, और सबसे बड़ी बात, टेबल पर वार्ता के बाद। जिन सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री को हम आप गाली देते थे, उन्हीं के साथ बैठ के, उन्हीं के साथ वार्ता करके, और उन्हीं के साथ, उन्हीं की अध्यक्षता में जो डेलीगेशन आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद ये लिस्ट आपकी आई है। तो जो ये कह रहा है आपसे कि मामला कोर्ट के बाहर नहीं सुलझ सकता, तो ये समझ लीजिए या तो अज्ञानी है वो, या तो उसका उद्देश्य कुछ और है। अब मैं तो इस भर्ती में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने रिट पिटीशन, स्पेशल अपील, काउंटर, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट, मॉडिफिकेशन, क्यूरेटिव, रिव्यू, जिनको मैंने ये वर्ड के मतलब बताए हैं, आजकल वो लोग ज्ञान देते हैं कि वो कोर्ट में बहुत बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं उन सब लोगों से सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूं कि भाई, हमारा जो प्रयास है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब नौकरी मिलेगी तो आपका नाम उसमें से हटा दिया जाएगा। असल में आपकी जो व्याकुलता है, आप जो इतने आतुर है ना कि किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी के लिए ग्रुप बना के लॉबिंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इन बेरोजगार लोगों से जो आप करोड़ों ऐंठ सकते हैं वो आप नहीं ऐंठ पाएंगे। और एक बात और जो मैं आपको कह दे रहा हूं, जो जजमेंट 13 तारीख को आया है, 13 मार्च को, उसमें सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये थी, जिस बेंच में मुकदमा लगा, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। यही जस्टिस राजन राय साहब थे। जब भारती पटेल की पिटीशन गई, उसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने यही कहा, और तमाम ऐसे भाई जुड़े होंगे जो उस दिन कोर्ट की पैरवी में मौजूद भी रहे होंगे, जब वहां पे एडवोकेट जनरल जो उस समय थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जब कोर्ट ने पूछा कि आपने लिस्ट तो निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, जिनके साथ गलत हुआ था आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये तो नेक पहल है, लेकिन ये बताइए आप, जिनको आप नियुक्ति देना चाहते हैं, यानी एक कुर्सी है, उस पर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, जब तक आप बगल एक कुर्सी नहीं रखेंगे तब तक आप कुर्सी कैसे देंगे, इनको कैसे बैठा देंगे आप? क्या एक पोस्ट पे 2 लोगों को सैलरी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। आपने जजमेंट भी पढ़ा होगा भारती पटेल में। जो डिमांड्स थी, जो वो कोर्ट चाहती थी जस्टिस राजन राय साहब की, वो सारी बातें इस जजमेंट में लिखी हुई हैं। पहली बात, 69,000 के ऊपर आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, जो चीजें आपने साइलेंट रखी है, जो चीजें आपने छुपाई है, लिस्ट आप दोबारा बनाइए और वो सारी चीजें डिस्क्लोज करिए। 2 डिमांड महेंद्र पाल आदर्श में जो हम लोगों की तरफ से थी वो पूरी है। तीसरी बात, हम लोग कहते थे कि 18,000 सीटों का नुकसान हुआ है, तो जब लिस्ट रिविजिट होगी, जब लिस्ट दोबारा बनेगी, जब लिस्ट में सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाएंगी, तो किसी के मन में ये भ्रम नहीं रहेगा कि सीटों का घोटाला 18,000 है कि 19,000 है कि 20,000 है। तो इस बात को लेके अब तो ये चिंता खत्म हो जानी चाहिए कि 6800 लोगों पर 6800 सीटें लेकर ये लोगों ने समझौता कर लिया, ये लोग कुल द्रोही हैं, समाज द्रोही हैं, फला फला फला, जो भी वर्ड हिंदी के जिसके पास हो, सभी को मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, जो भी आप कहते हैं। अब मूल प्रश्न ये है कि जब वो सारी चीजें इस ऑर्डर में समाहित है, इस ऑर्डर में जो गलत नियुक्तियां थीं, जिनको लेके कोर्ट ने कहा कि आपने उनके बारे में क्या फैसला लिया, उनके बारे में आज कोर्ट ने उनके सामने आर्टिकल 226 अपने जो उनका पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है, उनकी सुपर शक्ति जो है एक जज की, सुप्रीम कोर्ट के 142 और यहाँ की आर्टिकल 226 के तहत जो संविधान उनको जो पावर देता है, उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है। अब डबल बेंच को यह तय करना है कि अगर वो रास्ता उनको ठीक लगेगा कि हाँ ठीक है, कम से कम उन्होंने फैसला ले लिया है, 69,000 के अंदर प्रक्रिया पूरी करेंगे, और जो गलत नियुक्तियां हैं उस पर निर्णय ये लिया कि पॉलिसी बनाकर उनको बचाएंगे, उन नियुक्तियों को उनको बाहर नहीं करेंगे। यही बात राजेंद्र साहब शुरुआत से कह रहे थे। अब इस ऑर्डर में जो एक चीज है जो हमारे लिए बहुत बुरी है, वो है एटीआरई का पेच। मेरा ये मानना है, और जैसा कि मुझे जानकारी है, वो ये है कि सरकार इस मामले में डबल बेंच में खड़ी होकर सिर्फ इतनी बात बोलेगी कि आप एटीआरई पे मुकदमा आप सुनते रहिए, लेकिन हमें लिस्ट को दोबारा सुधारने और नियुक्ति करने का आप हमें रोक मत लगाइए। यानी जो भी लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, अगर वो किसी भी जो है अन्य परिस्थिति के लिए वहां पे माहौल तैयार कर रहे हैं,
तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकार की तरफ से ये तैयारी है कि सरकार कोर्ट जाएगी और सरकार सिर्फ एक बात कहेगी कि कोर्ट के जजमेंट के बाद या तो आप इसको रोकिए, नहीं तो हम पूरी लिस्ट दोबारा बनाएंगे, सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे और जो गलत नियुक्तियां मिलेंगी उनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, जो सही नियुक्तियां हैं उनको हम अंदर करेंगे और जो हमारे पास खाली पद हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्तियां करने को स्वतंत्र हैं इस जजमेंट के बाद। तो जो प्रयास कर रहा है उसको प्रयास करने दीजिए। मैं खास करके आप सबसे इस गुजारिश के लिए यहाँ पे लाइव जुड़ा हूं कि याची बनने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है और ऐसा नहीं है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, नहीं 6800 पूरी प्रोसीड हो पाएगी तो क्या लग रहा है कि हम लोग नहीं याची बनेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या हम लोग जो है अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे? ऐसा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जब तक हम सरकार से वार्ता के क्रम में हैं, हम सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने, जैसे पिछली बार एलिगेशन लगे कि भारती पटेल आप लोगों ने डलवाई, भारती पटेल कैसे आई, भारती पटेल तुम्हारे साथ कई लोग हैं, भारती पटेल के साथ तुम लोग हो, भारती पटेल क्यों आई, भारती पटेल को जो है उनको समझाओ, तुम लोग उनके घर जाओ, उनसे बात करके उसको हटवाओ, क्यों स्टे करो, क्यों हो गया? तो इसके अलावा भविष्य में और ऐसा हो चुका है कि हमारे बीच के कुछ भाई, हालांकि उनका इंटेंशन ये नहीं रहा होगा कि वो खाली हाथ लौट के आए, उनको लगा कि डीबी से हमको जल्दी राहत मिल जाएगी, वो गए और ठीक ऐसा जजमेंट लेके आए कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में वो बात लिख के आई कि यहां तक कि डबल बेंच ने भी इस मामले में ये पाया कि 69,000 के बियॉन्ड जाके भर्तियां नहीं हो सकती। तो वहां से एक नुकसान हमारा आपका और हो गया। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जो लोग भी माहौल बना रहे हैं, जो लोग बड़े तीरंदाज बन रहे हैं कि जिनको कोर्ट का भी नहीं पता, इंग्लिश में कहें तो सी भी नहीं पता, वो आज अगर आपके सामने दिखावा कर रहे हैं तो सिर्फ एक बात की वजह से कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, लोग कह रहे हैं कि याची लाभ, उत्तर कुंजी का आप उदाहरण लीजिए, याची लाभ कहां से मिला आपको? मिला ना सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से। जब सिंगल बेंच के जजमेंट में याची शब्द का जिक्र नहीं है, लड़ाई सिर्फ दो चीजों की बची है, या तो वो 6800 बाहर जाएंगे, या अगर 6800 नहीं बाहर जाएंगे तो जो या तो 6800 नई जो नियम है एटीआरई का, उसके साथ अगर लगाए जाएंगे तो जो गलत लोग पाए जाएंगे वो प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे, या तो सरकार उनके लिए पॉलिसी बना के रखेगी। और दूसरी बात यह है कि उनकी जगह पे जो नियुक्तियां होनी है वो नियुक्तियां होंगी। साथ ही साथ जो सीटें खाली मिलेंगी उन पर सरकार खुद पावर में है कि वो नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है। 6,696 लोगों को एक प्रतीक्षा सूची निकाल के नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जो इसी भर्ती में हुआ है। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प बचता नहीं है किसी को नौकरी देने का। और जो लोग इस दिवा स्वप्न में जी रहे हैं कि वो उनके 3,000, 4,000, 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी, याची लाभ दे देगी, उनको मैं अब कहूंगा कि सबसे बेहतर यह है कि कोई काम धंधा देखिए, मूव कर जाइए। झूठी उम्मीद पालेंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां सरकार की निकाली हुई 6800 लिस्ट पर तो लोगों को नौकरी मिल नहीं पा रही है और आपको सरकार याची लाभ दे देगी। गजब का, मतलब मंत्री यहां तक कह रहे हैं कि अगर 6800 पूरी होने के लिए कोई रास्ता बने तब हम आगे बढ़े, नहीं तो विवाद जस का तस बना रहेगा। और लोगों को ये लगता है, यानी एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए 6800 में एक आदमी, जैसे रजी अहमद भाई हमारे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कहीं याची नहीं बने, कहीं भी याची नहीं बने और 6800 की लिस्ट में शामिल है, और लोगों के हिसाब से यह है कि रजी अहमद का गुणांक भले 66 है लेकिन इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को 62 वाले को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। 62 वाले को 62 वाले को कुछ नहीं बनना है। 62 वाले ने इतना धनार्जन कर लिया है कि 62 वाला वो नौकरी के लिए कभी लड़ा ही नहीं है। मैं तो उतना मेरा चीप कैरेक्टर उतना नहीं है मैं उस स्तर पे जाऊं। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें वो 62 वाला मास्टर खुद इस बात को कह रहा है कि भाई आप तो जानते हो कि यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है। वो ऑलरेडी मान रहा है। आज के 2 साल पहले की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। याची मास्टर करा यहाँ से कुछ मिलना नहीं है और वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा तो होना नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने जो मैं रख लूं, तो वो अपने काम में लगा हुआ है। आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलना है। हाँ, यहां प्रयास हुआ होता सिंगल बेंच में, अगर 6800 में आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि अगर 69,000 का क्राइटेरिया टूट गया होता शुरुआत में ही, तो जो भी याची होते उनको कंसीडर करने का आदेश करवाया जा सकता था, ये कहते हुए कि साहब अब तो क्राइटेरिया टूट ही गई है, अब इनको कंसीडर कर लिया जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 2 डिसीजन होने हैं, या तो वो जो गलत नियुक्तियां हैं वो बाहर जाएंगे तब ये 6800 अंदर आएंगे, या एटीआरई अगर आप वहां से भी हार जाएंगे तो जो लोग जनरल के लोग जो गलत तरीके से चयनित हैं
वो बाहर कर दिए जाएंगे और उन सीटों पर जो बैठ सकता है सिर्फ उसी को लाभ मिलेगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होता है तो बाकी आप लोगों को थोड़ा सा किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने से बेहतर है कम से कम थोड़ा सा अपने वकीलों की सलाह मैं तो कह रहा हूं कि सारे वकीलों के नंबर है, आप फेसबुक पे नहीं, आप गूगल पे जाइए, वहां लिखिए टॉप एडवोकेट्स ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबके नंबर है। आप किसी से फोन पे, उससे पैसे नहीं लगते, आप फोन पे पूछिए कि साहब ये मसला है, 6800 की लिस्ट आ गई है जिसको कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उसकी लड़ाई आगे चल रही है, आपको क्या लगता है इस मामले में याची लाभ मिल सकता है क्या, रिजर्वेशन से जुड़ा मामला है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जो लोग, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई छोड़ दें, बस मेरा ये कहना है कि आपको तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं हम सिर्फ दूसरे का काम बिगाड़ेंगे तो उसमें हमारा फायदा हो जाएगा, आप दूसरे का सिर्फ डिले करवा सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं पा सकते, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि 30 अप्रैल तक हम लोगों ने इसलिए कहा है, हालांकि हम लोग ये जानते थे कि 20-21 में हमारी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन 30 महीने इसलिए कहा है कि समस्या यह है कि लोग ये सोचते हैं कि जो डेट बताई जाए उस डेट में चीजें हो जाएं, तो इसलिए हम लोगों ने 30 का कहा है। मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मीटिंग हो गई है। कल हम लोगों ने कहा कि रिक्वेस्ट किया आपसे कि सारे लोग जो है कम से कम माननीय मंत्री जी को एक धन्यवाद दीजिए, जितना उनको बीच में चीजें उल्टी सीधी कही गई हैं, अगर आज वो आपको लेके सहज हैं और चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनको धन्यवाद दिया जाए। तो उसमें से भी बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था इस बात का कि हम भला धन्यवाद क्यों दें, तो मत दो यार, उनका क्या जाएगा, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग वहां खड़े हैं सिफारिश करने के लिए, पता नहीं कितने लोग जो है तुम्हारे 1,46,000 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, उन्होंने कहा हम सरकार बदल देंगे, उन्होंने कहा 10 का गुणा कर लो, हमारे पास जो है 15 लाख वोट है, हम लोग सरकार बदल देंगे। सरकार ने कहा कि हमें 15 लाख वोट नहीं चाहिए तुम्हारे, क्या फर्क पड़ गया, बदल लिए सरकार शिक्षा मित्र, बदल लिए अनुदेशक सरकार, बदल लिए 12,460 वाले सरकार, बदल लिए 68,500 वाले सरकार, बदल लिए 69,000 शिक्षक भर्ती वाले सरकार, नहीं बदल पाए ना। तो 6,800 में 600 लोग धरने में आते हो और दावा इस बात का कि सरकार बदल दोगे, सरकार को धमका दोगे, गाली देके नौकरी ले लोगे। अभी हवा में हो, जमीन पे आ जाओगे, धरती पकड़ के चलोगे, जमीन पे पैर रख के चलोगे तो शायद कुछ मिल जाएगा। जो समय आ गया है ना, जो सरकार चल रही है और जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से अगर नहीं चल पाए आप, अगर उनके साथ सामंजस्य बिठा के नौकरी नहीं ले लिया तो वर्तमान में जो स्थिति है ना, उल्टे पैर खड़े हो जाओगे, लोग सर मुड़वाते हैं, आप हाथ पैर काट के चढ़ा भी दोगे तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये समय चल रहा है, गलत नहीं कहते लोग कि कायदे में चलोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं कायदे में रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। शिक्षा मित्र विरोध करके देख लिए, 12,460 करके देख लिए, 69,000 करके देख लिए, 68,500 करके देख लिया, निदेशक करके देख लिए, आशा बहुएं करके देख लिया, आंगनबाड़ी लोगों ने करके देख लिया, क्या मिल गया किसी को, कुछ नहीं मिला। मिला सिर्फ उनको है जो सिर्फ सावधानी से चल के एक सिस्टमेटिक तरीके से सरकार और अधिकारियों के साथ बैठ के, मैं अभी रंजीत भाई का लाइव सुन रहा था, वो कह रहे कि फला एक व्यक्ति वो कह रहा है मैं अधिकारियों से कभी नहीं मिलूंगा। मैं कह रहा हूं तुम मिल ही नहीं सकते, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम बात ही नहीं कर पाओगे वहां पे, क्या बात करोगे तुम, फेसबुक पे चिल्लाना लाइव आके, पोस्ट में उल्टा सीधा लिखना, झूठ बोलना, ये सब वहां नहीं चलेगा। वो IAS अफसर है, उनके सामने बैठने के लिए काबिलियत चाहिए, उनके सामने बात रखने के लिए जानकारी होना चाहिए। जब वहां फालतू की बात बोलोगे तो वहां से डांट के भगा दिए जाओगे, वहां बैठ ही नहीं पाओगे तो बैठोगे क्या तुम, वहां बैठने के लिए काबिलियत चाहिए, और वो काबिलियत मुंह से बोलने में नहीं आएगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके वो काबिलियत आएगी। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना सा कहना है कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि इसमें नौकरी मिल जाए। अब देखिए एक शिवाजी भाई लिख रहे हैं कि भाई 30 तक कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 30 तक अगर ना देखने को मिले तो आप 30 का इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप मत करिए ना। मैं कह रहा हूं कि आपने किसी को पैसा दिया है, किसी ने गारंटी ली है आपसे कि मैं कोई जुआ खेल रहा हूं, नहीं आपको 30 तक जो है हराम। मैंने ये कहा है कि 30 तारीख तक आप रुक जाइए, 30 तारीख तक इंतजार कर लीजिए कि 30 तक हम अपने सारे प्रयास कर लेंगे। 21 तक 20 मुझे पता था, आज कई दिन से पता था कि 20 से 21 तारीख में हमारी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन मैंने 30 का इसलिए बताया कि हो सकता है कि परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और मीटिंग हमारी 2 दिन 3 दिन 4 दिन ना हो पाए, तो हमारे लोग 2 ही दिन में कहेंगे अरे 30 तारीख तो आज हो गई, 20 तारीख तो हो गई, हुआ कुछ नहीं। इसीलिए मैंने आपसे 10 दिन एक्स्ट्रा समय बताया। मैं इसी मीटिंग के लिए 30 तारीख का समय आप लोगों से कह रहा था कि ये मीटिंग हो जाए, कम से कम हमारा जो डेलीगेशन जाए, जब उसको ये समझ में आ जाए कि
हमारे लिए कुछ सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती है? 6800 की नियुक्ति कोर्ट के बाहर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर मैं बताऊं आपको, कल की मीटिंग अगर सार्थक नहीं होती, कल की मीटिंग में अगर जरा सा भी झोल हुआ होता, अगर कहीं से ये लग जाता कि सरकार की निष्ठा या मंत्री नहीं करना चाहते या अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है, तो कल का जो लाइव होता या आज का जो लाइव होता, मैं उसमें आपसे सिर्फ एक बात कहता कि आपको याची बनना हो, किसी को और कुछ बनना हो, किसी को कुछ भी करना हो, आज से ही स्वतंत्र है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा। याची आप बनोगे, पैसे की आप व्यवस्था करोगे, झक मार के कहीं से भी लाखों दोगे, जिसको भी दोगे वो उसका क्या जाएगा? लाना तो आपको है, व्यवस्था आपको करनी है, उधारी आपको लेनी है, कर्ज आपको लेना है। अपनी प्राइवेट नौकरी से जो सैलरी मिलती है उससे 2000 रुपए 3000 रुपए लोग तो रेट तय करके बता देंगे ना आपको, इतना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो याची नहीं बना पाऊंगा मैं आपको। यही तो आएगा आपके पास। उसके लिए तो बहुत समय बचा है। अभी रंजीत भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 2020 का मुकदमा चलता हुआ 2022 दिसंबर में याचिकाएं फाइल हुई हैं, और उनका भी वही असर हुआ है जो हमारा आपका हुआ है, सबका वही हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कम से कम जब हम सरकार के पास जाएं, उनसे ये कह सकें कि साहब हम आपके भरोसे। और एक बात बताऊं मैं आपको, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में 6800 का बहुत कुछ है, इस कड़वे सच को स्वीकार कर लीजिए कि 6800 नाम का कुछ भी कोर्ट में नहीं टिकेगा आज की डेट में। इसलिए नहीं टिकेगा कि लिस्ट विभाग ने निकाली थी। और एक बात और याद रखिए आप, लिस्ट निकलना और अपॉइंटमेंट पाना दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी अपॉइंटमेंट तक नहीं हुई है और जिस लिस्ट को कोर्ट ने क्वेश कर दिया, आप उस लिस्ट पे दावा ठोकने कोर्ट जाएंगे? आप हैं कौन? आपको सुनेगी क्यों कोर्ट? सुनेगी वो बेसिक शिक्षा विभाग को, सुनेगी वो उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने लिस्ट निकाली थी। उस लिस्ट को बचाना, उस लिस्ट पे नियुक्ति देना, ये उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो भी तीरंदाज ये कह रहा है कि वो कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा और 6800 के लिए जाएगा, आज की डेट में एटीआरई बचाने के अलावा तुम किसी चीज के लिए जा ही नहीं सकते। आप 6800, मैं कह रहा हूं ना, बड़े तीरंदाज हो, 6800 के लिए एक स्पेशल अपील फाइल करो, तुम करो कि 6800 की नियुक्ति पत्र चाहिए, पहले डेट में उठा के डिसमिस ना कर दे तो बताना। लोगों को गुमराह करना बंद कर दो, लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। ये लोग अभी जानना नहीं चाहते, जिस दिन जानेंगे उस दिन तुम्हारे उसी लाइव में तुम्हारी मां बहन करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें हों, तो बेवकूफ बनाना बंद करो। जिस 6800 चिल्लाते हो, 6800 आज की डेट में क्या है? उस जजमेंट को पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है वो लिस्ट क्वेस है, और उसको बचाने की जिम्मेदारी जिस विभाग ने निकाली है उसकी है, तुम्हारी नहीं है। तुम नहीं बचा पाओगे उसको। तुम बचा पाते तो सिंगल बेंच में मुकदमा चल रहा था, तुम्हारी नियुक्ति का दावा वहां पे तुम करते। लेकिन कोर्ट ने, अगर तुम्हारी नियुक्ति का जरा सा भी दावा होता ना उसमें, तो कोर्ट अपने जजमेंट में जिससे उन्होंने लिखा है कि वो युवक युवतियां जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाए, तो वही कोर्ट आपके लिए भी एक लाइन लिखती, ये युवक युवतियां जो प्रतीक्षा में हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है, उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए। तो आप इस बात को समझ लो, अभी आप जमीन पे कहीं है नहीं, उस लिस्ट में आप थे, है नहीं, उस लिस्ट में आप थे जो अब अतीत है। अब उस पे नियुक्ति आपको अगर कोई दिलवा सकता है ना, उसके लिए कोई लड़ सकता है, तो आज की डेट में सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार लड़ सकती है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सब बातें मैं कभी सोशल मीडिया पे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि कभी कभी बहुत सारी चीजें ना कहो तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि आज हम किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो हम सिर्फ एक लड़ाई लड़ सकते हैं कि उस ऑर्डर में जो बिंदु है वो है एटीआरई का। उसी एटीआरई के बिंदु पे हम आप वहां पे बहस कर सकते हैं। 6800 की बात नहीं कर सकते हम वहां पे कि 6800 की लिस्ट आई थी और उस पर साहब नियुक्ति दे दीजिए। 6800 की लिस्ट आई है, उस पर नियुक्ति दे, कहेंगे कहां आई है? आई थी, आई है नहीं। अब क्वेस है ना, अब हम सुनेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि 6800 होगी कि 600 होगी, 6800 होगी कि 7000 होगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगी। अब जब लिस्ट फिर से बनेगी उसमें देखा जाए कितने लोग आएंगे। आप आज की डेट में जमीन पर जीरो हैं, कोई 6800 नहीं है। आप आज आप जीरो हैं। आपको ये मान के चलना है कि आप दोबारा अगर 6800 बनेंगे तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सिर्फ 3 लोगों के अलावा आपको कोई जो है 6800 दोबारा नहीं बना सकता। मैं भी नहीं बना सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे की बात क्यों करूं? मैं भी नहीं बना सकता आपको 6800। कुछ भाई इसमें लिख रहे हैं कि
क्या 6800 होगी कि नहीं होगी। मैं तो कर रहा हूं कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 6800 को और बढ़ाएं आगे। जिस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं कि और भी नियुक्तियां हो सकती हैं अगर पद मिल जाएंगे तो। और आपको लगता है मैं आपको डबल बेंच के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करके मैं आपके सवालों को लूंगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है और आप लोग भी ऊब रहे होंगे। मैं अपने मन की सुनाता चला जा रहा हूं। डबल बेंच में आज की डेट में आप जो आर्गूमेंट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि साहब ये जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उसमें या तो आपकी कह दी जो उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं वो गलत ना बनाए, उनको बाहर करें। पहली आर्गूमेंट आपकी ये हो सकती है, उनको बाहर करें। तो कोर्ट ये कहेगा भाई उन्होंने आर्टिकल 226 के पावर का इस्तेमाल किया, वो उनकी शक्ति है, उन्होंने इस्तेमाल किया, आप हमारे पास आए, हम इसको देखेंगे। अगर वो बाहर करना होगा तो दूसरी आर्गूमेंट आपकी जो बचती है वो सिर्फ इतनी बचती है कि एटीआरई के लिए जो फैसला आया है उस पे जो है इन साक्ष्यों के तहत हम इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया यहां नहीं थमने वाली है। अब डीबी के बस का भी नहीं किस मामले का निस्तारण कर दे। मैं कह रहा हूं कि चलो कल डीबी आज के साल भर बाद नतीजा यह है कि डीबी ने यह कह दिया कि एटीआरई को पात्रता परीक्षा माना जाए। आपको क्या लगता है एक पक्ष जो सिंगल बेंच से जीत के बैठा है वो रुक जाएगा, वहीं थम जाएगा? अगले दिन वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। तो जैसे सिंगल बेंच का जजमेंट आने के बाद सरकार 1 महीने से ज्यादा हो गई चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है, वैसे डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद भी सरकार चुपचाप तमाशा देखेगी और दूसरी पार्टी तुरंत कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आप जब 2 साल मुकदमा लड़ेंगे तब तक इस भर्ती के 6 साल नहीं 8 साल हो चुके हैं। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या नतीजा आएगा, जरा पूर्व में लड़ चुके मुकदमा और नौकरियों में शामिल हो चुके लोगों से उनकी तकलीफ पूछिएगा, आपको समझ में आ जाएगा नतीजा क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी 30 तारीख के बाद जिसको जहां कूदना होगा वो कूदेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग भी उसी दिशा में जाके गिरेंगे। अगर यहाँ फेल हुए, अगर यहां नहीं कुछ मिला तो हर हाल में हमको जो है उसी रास्ते आना ही आना है। तो हम लोग जो एक प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस समय लिस्ट आ गई, एक और प्रयास करके कि अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमारी नियुक्ति कर लें। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। मैं आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने के लिए लाइव जुड़ा था। देखिए वो रजीव भाई किसी को और कह रहे हैं कि तहजीब से, देखिए रजीव भाई होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो वहाँ कई ढंग के लोग आते हैं, सबके अलग अलग रोल होते हैं। कुछ नाचने के लिए होते हैं, कुछ गाने के लिए, कुछ फूफा टाइप के नाराज होने के लिए, और कुछ ताली बजा के नाचने वाले लोग भी आते हैं ना। तो इस लाइव में वो लोग आएंगे तो जैसे सजीव निर्जीव होते हैं ना, कुछ वो दूसरे भी जीव होते हैं, तो उन पर दया करिए। और देखिए बहुत अच्छे लोगों ने कहा कि जीवों पर दया करनी चाहिए, तो उन पर दया करिए, उन पर गुस्सा मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। प्रमोद भाई का लाइव लंबा जा रहा है। बिल्कुल प्रमोद भाई, तो जो भी सवाल हो आप लोगों के तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने कोशिश नहीं की थी कि इतना लंबा वीडियो जाएगा, मैंने सोचा था 2 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखूंगा, फिर आपके सवाल लेकर वीडियो खत्म कर दिया जाएगा। तो प्राजल गुप्ता भाई लिख रहे हैं 6800 के लिए प्रक्रियाओं को समयबद्ध नहीं किया जा सकता, अभी फिर मंत्री जी से मिलना है भाई। देखिए प्राजल भाई, थोड़ा सा यहाँ पे भावनात्मक होने से चीजें हमारी आपकी नहीं चलेंगी। प्रक्रियाओं को समयबद्ध, न्यायालय का जजमेंट है 3 महीने का, तो 3 महीने के पहले अगर हम उनसे कहें अब इसमें और समयबद्ध क्या करवा सकते हैं आप, वो यही कहेंगे ना कि हमारे पास 3 महीने का टाइम आपको कोर्ट ने दिया है कि इन 3 महीनों में हम प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उत्तर कुंजी के लिए, अभी तो कुछ हुआ नहीं हुआ। तो सरकारें जिस काम को करना चाहती हैं उस काम को वो कर एनी हाउ कर जाएंगे। आप सोचो यही 67,867 की लिस्ट जब इस पर नियुक्ति पत्र देना था, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप शिक्षा मित्रों के लिए पद जो है होल्ड करके भर्ती करिए। सरकार ने इंतजार नहीं किया, उतने पद छोड़ के एक लिस्ट पे भर्ती कर दी, फिर दोबारा दूसरी लिस्ट पे भर्ती कर दी, फिर तीसरी सूची जारी करके भर्ती देगी। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कुछ हासिल कर लिया जाता है तभी हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज बहुत मुश्किल आने वाली है। इस बात को समझ लीजिए। और कोर्ट में तो चीजें अब तो अभी कहाँ देख रहे हैं आप, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस साहब हैं, केवल आप एक बार उनको चले जाने दीजिए, उसके बाद आपको देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। न्यायालय है, बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं किया जा सकता, कंटेम्प्ट बनता है और लॉर्डशिप जिस दिन दया कर देंगे उस दिन पहुंचा देंगे आगे हमें। इसलिए माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपका भला हो। दीपक पटेल लिखना 68 पूरी होगी। देखिए मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के बाद और खास करके 65-53 के अरुण गंगवार भाई के डेलीगेशन में जाने के बाद
ये सवाल अब बेमानी हो जाते हैं कि 6800 से कम जो है सीटों पर कोई वहां पे बात हो रही है। जो हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को विकल्प सुझाए हैं और जो भी साक्ष्य उनको दिए हैं, जो भी उनको रास्ते बताए हैं, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे 6800 के 6800 लोगों की नियुक्ति हो। साथ ही साथ अगर और सीटें मिलें तो और भी पदों को बढ़ा के भर्ती की जाए और इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है और प्रक्रिया 69,000 के अंदर होगी तो कोई कोर्ट भी नहीं रोकेगी। देवेंद्र भाई लिख रहे हैं कि भाई कल मीटिंग में केवल मंत्री जी थे या सभी अधिकारी भी शामिल थे। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग चाहकर भी डिस्क्लोज आपसे नहीं कर सकते। परिणाम आने दीजिए, आपको सब पता चलता जाएगा। और लगातार मीटिंग हुई है, पिछले हफ्ते तो बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, कई लोगों से मीटिंग हुई है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वही मीटिंगों का जिक्र आपसे किया है जो आपके काम की थी और जितने में आपको जानकारी भी शेयर होती रहे। ब्रजेश भाई लिख रहे हैं प्रश्न, क्या मई तक नियुक्ति मिलेगी? ब्रजेश भाई, ये तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं कि देखिए, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है इस समय और सरकार अगर चाहेगी, जो आप कह रहे हैं कि मई तक नियुक्ति मिलेगी, मुझे लगता है कि हाँ, मिल जानी चाहिए हर हाल में और मुझे उम्मीद भी है कि मिल जाएगी। विशाल भाई लिख रहे हैं अभी क्या करना है? जेल चलना है विशाल भाई एक बार दोबारा। और ये विशाल भाई हमारे जुड़े हुए हैं और जब हम लोग गोरखपुर में थे तो वहां पर जब हम लोगों की गिरफ्तारी हुई तो विशाल भाई भी हम 5 लोगों में शामिल थे। और विशाल भाई, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इतना करना है कि किसी भी जो है गैंग के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई अगर मेरा नाम लिख के अगर उल्टा सीधा लिख रहा है तो आपको वहां पे उसको गाली नहीं देनी है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, बस उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। सिर्फ इतना इंतजार करना है हमें आपको कि किसी भी तरीके से ये मामला कोर्ट के बाहर शॉर्ट आउट हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। हर उस प्रयास में सहयोग करना है। देखिए, ना किसी से पैसा मांगा जा रहा है, ना किसी को लखनऊ बुलाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना करें कि आप घर बैठे इतना हमारा सहयोग कर दो कि जिस दिन हम ये कहें कि नहीं, आपको शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देना है, आपको केशव प्रसाद मौर्य जी के पोस्ट पे जाके अपनी पीड़ा रखनी है, आपको मुख्यमंत्री जी की जो है टाइमलाइन पे जाके उनकी ट्विटर आईडी पे जाके अपनी तकलीफ लिखनी है, प्रधानमंत्री को भेजनी है, ये काम घर बैठे आप करते रहें तो हम लोग लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। आज की डेट में पहली और आखिरी प्राथमिकता में आपकी जो लिस्ट है 6800 की, वो सरकार की प्राथमिकता में है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का सबसे अच्छा जो रुझान वो ये है कि उनका ये कहना है कि जब तक हम इस मामले का समाधान नहीं निकाल लेंगे तब तक हम और किसी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि जयप्रकाश भाई लिखे उत्तर कुंजी वालों का क्या होगा। जयप्रकाश भाई, देखिए, एक जो बीच में अफवाह उड़ी बहुत तेज से, सरकार लिस्ट को रिविजिट करने जा रही है, किसी ने कहा 4,000, किसी ने कहा कि 5,000, किसी ने कहा कि 2,000, किसी ने कहा कि 1,500, ये जो सारी चीजें आ रही थी निकल के, तो उसमें लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि ऐसा हो रहा है। तो उसमें ये हो रहा था कि उत्तर कुंजी के मामले में सरकार पे लगातार कंटेम्प्ट हो रहे थे, तो कोई उनके पास बचने का जजमेंट नहीं मिल रहा था। अब उनको जजमेंट मिल गया है, जुलाई की डेट मिल गई। अब जुलाई के पहले और इस मामले का निष्कर्ष निकाले बगैर वो अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको टाइम मिल गया। अब जुलाई के पहले उस मामले में भी वो कुछ नहीं करेंगे। शुभम पंजाब में, भाई आप रोज ऑनलाइन आया करिए। नहीं शुभम भाई, ये देखिए क्या होता है ना, हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है। मैं अगर कोशिश भी करूं कि मैं एक रूटीन बना लूं कि अगर मुझे लाइव आने से 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 भी मिले और मुझे रोज लाइव आना पड़े तो मैं नहीं आ सकता। ये मेरी, आप जो भी समझे आप मेरा, कि मेरा ये मानना है कि आदमी को थोड़ा सा रिजर्व होना चाहिए। रोज रोज लाइव आने का कोई मतलब बचता नहीं है, तो ये तो हमसे संभव नहीं हो पाएगा। लोग आते रहते हैं, तमाम टीम के जो लोग हैं वो बारी बारी से लाइव आते रहते हैं। प्रांशु भाई लिख रहे हैं गर्मी की छुट्टी से पहले नियुक्ति हो सकती है। प्रांशु भाई, देखिए, सब कुछ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के हाथ में है, विभाग के अधिकारियों के हाथ में है, और जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से आप मेरा जवाब जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, नियुक्ति आपकी हो सकती है। गायत्री रोहित मरगवी, क्या कुछ पॉजिटिव है या नहीं आपके अनुसार? देखिए, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो मैंने कहा ना कि कल मीटिंग से निकलने के बाद मैंने ये सोच रखा था कि अपने डेलीगेशन के साथ में कि वहां जो भी बातें होंगी, अगर लगेगा कि नई चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ पाएंगी या दिक्कत है, तो हम लोग जो है ये अपने लोगों को बता देंगे और सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, इनको जो करना होगा करेंगे। नबील कहेंगे मैच भी है लखनऊ में। मैच भी देखना है भाई, लेकिन जिस दिन ये मिशन अपना सफल हो जाएगा तो चल के जो है जहां भी मैच रहेगा सभी लोग चला जाएगा। उस दिन गए कुछ लोग अपने बीच के लोग, उन्होंने मैच देखा है और अच्छी अच्छी तस्वीरें वहां से निकल के बाहर आई। तो मैं नहीं चाहता कि अभी जो अपना मोटिव है वो ये है कि किसी भी तरीके से आप मैच देखने की नवीन भाई बात कर रहे हैं, जिस दिन हम लोगों की कोई, जैसे कल की कोई मीटिंग है
तो आज रात भर हम लोग सो नहीं पाते, सिर्फ इस उधेड़बुन में कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये कौन है भाई, कह रहे हैं कि मुलाकातों से क्या हुआ, 3 साल से क्या उखाड़ ली, 3 साल से ये उखाड़ लिए। अब कौन है ये, कमेंट नाम नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, कह रहे हैं क्या उखाड़ लिए। नहीं भाई देखो ऐसा है ना कि वो ये उखाड़ना वाला ये पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते, उखाड़ा तो नहीं मैं, हाँ लेकिन 3 साल में हम लोगों ने इतना किया है कि हर हाल में अपनी नियुक्ति की दिशा में अग्रसर है। और जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, एक पद नहीं मिलेंगे कोर्ट के बाहर, एक सीट दे दे तो मैं गुलामी करूंगा, पैर छूंगा, वो सारे लोग उसी बड़े वृक्ष के नीचे आए, लाठी खाई, धरना दिए और खूब हो हल्ला मचाया, उसके बाद घर बैठ गए। ठीक है, तो जो भी है छोड़िए उनको, उनका इश्यू है, वो तो सामने कमेंट दिख गया तो मैंने कह दिया। नीनू भाई नमस्कार, आप तो हैं ही। अच्छा, जो भी जरूरी सवाल हो, थोड़ा वीडियो चूंकि बहुत लंबा होता जा रहा है, कि जो और जरूरी सवाल हो प्लीज उस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लाइव मैं आ भी नहीं पाऊंगा और अभी आज और कल 2 दिन छुट्टी है। देखिए विजय शंकर भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक सिद्धांत है कि नाम उसका लेना चाहिए, चर्चा उसकी करनी चाहिए जो आपके बराबर मेहनत करने वाला है। और मैं अपने साथ के लोगों से भी यही कहता हूं, जब वो कहते हैं कि भैया आप कभी पलट के किसी को रिएक्ट नहीं करते, फला आपको ऐसा लिखते हैं, फला आपको वैसा लिखते हैं, आपको भी लिखना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि लिखना, पढ़ना, बोलना अपने बराबरी वालों के लोगों के साथ करनी चाहिए। एक घर बैठा आदमी, एक कभी आंदोलन की जो है आंदोलन में शामिल ना हुआ आदमी अगर बैठ के वो मेहनत के बारे में ज्ञान दे तो उसका ज्ञान ना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बोले उसके लिए जो आपके बराबर मेहनत करता हो, सुने उसकी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, बात उसकी करें जिसकी कुछ काबिलियत हो। इसके अलावा फालतू लोगों पर बहस करने, उनका नाम लेने का मतलब क्या है, क्यों नाम लूं मैं उनका। राजकुमार लिख रहे हैं कि सरकार यहाँ एटीआरई पर क्या करेगी। भाई सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू हैं, सरकार को कुछ नहीं करना। सरकार जैसे जो लोग वो मुर्गा लड़ाते हैं और एक तीसरा बैठ के तमाशा देखता है, तो सरकार अब कोर्ट में बैठ के केवल तमाशा देखेगी, आप लोग लड़ेंगे। सरकार जो 25 तारीख को जिनका मुकदमा लगा है, सरकार वहां खड़ी होगी और सरकार यही कहेगी कि जो हमारे पास जजमेंट है उसके हिसाब से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आपको एटीआरई पे सुनना है तो आप एटीआरई पे सुनते रहिए, 4-6 साल सुनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, कम से कम कोई स्टेज पे ना दिया जाए। तो यही सब बात सरकार करेगी और सरकार का कोई रुख नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं चाहूँ तो आपके साथ रख सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। ऐसी मुझे सख्त हिदायत है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैं इस बार शेयर नहीं करनी है। पूछ डालिए जल्दी जल्दी जो भी सवाल हो। शुक्रिया जुनैद भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। जितने भी हमारे भाई जो विश्वास करते हैं आपसी भाईचारे में, जिनको लगता है कि नहीं इस मुल्क में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी को मानने वालों को ईद की दिली मुबारकबाद। देखिए प्राज्वल भाई, प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करना है, हम लोग लगे हैं, हम लोग बातचीत में रहेंगे, क्योंकि आज और कल 2 दिन लगातार छुट्टी है, सारी चीजें बंद हैं, तो अभी 2 दिन तो हमको इंतजार ही करना है, उसके बाद हम फिर पुनः लग जाएंगे। और इस बार अब कोई हम लोग कोर्ट कसर नहीं छोड़ेंगे, बस ये है ना कि सोशलाइज नहीं करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। आज के बाद भी हम लोग लगातार मिलेंगे, फिर मंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन चीजों को सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। ब्रजेश भाई लिख रहे हैं 30 अप्रैल तक क्या कोई सरकारी आदेश देखने को मिलेगा। ब्रजेश भाई, जिस दिन आदेश देखने को मिलेगा ना, उस दिन आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि इतने सारे लोगों की नियुक्ति के लिए जो है काउंसलिंग शेड्यूल ये रहा, वो आएगा और वो दिन भी आएगा, परेशान मत होइए। देखिए मैं समझ गया लोगों के सवाल जो मूलतः हैं वो यही है कि नियुक्ति मिल सकती है नहीं मिल सकती है। अब राम कश्यप लिख रहे हैं कि डीजी सर और बघेल सर पॉजिटिव है क्या। देखिए जब आप ना सीट्स पे बैठे व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके नीचे जो लोग बैठे हैं उनका सहमत असहमत होना बहुत मायने नहीं रखता। अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात उनके सामने रख दी और उनको समझ में आ गई, उन्होंने कोई आदेश कर दिया, तो जो अधीनस्थ लोग हैं उनको मानना ही मानना है। तो जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक कोई बात पहुंचाई जाएगी, उसके लिए भी प्रयास जारी है। लेकिन जो कल की मीटिंग रही उसके बाद एक चीज तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, वो ये है कि अगर कोई कोर्ट से जो है ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया कि नहीं इस ऑर्डर पे स्टे हो जाए और फिर ये प्रक्रिया 3-4 साल की लंबित हो जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ
तो वास्तव में हम लोग लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं चाहूँ तो भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ इतना भरोसा रखिए कि हमारे देश में अगर कोई जरा सा भी इब्बट होता तो हम क्यों अपना खर्च करते। 144 पन्ने का ऑर्डर है, सिर्फ फोटो कॉपी करवाने के 250 रुपये लग जाते हैं उसके, 250 रुपये। किराया भाड़ा छोड़ दीजिए, रहना खाना ये सब छोड़ दीजिए। होता तो ये भी तो होता ना कि आपसे सहयोग लेते कि भाई आप लोग दो, मान भाग दौड़ करूँ, मेरा किराया लगता है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये क्यों करूँगा। जब तक मैं सक्षम हूँ, जब तक हमारे साथ के लोग सक्षम हैं। मैंने अभी आज आप लोगों के बीच में रामदयाल लोधी भाई का जो है अकाउंट शेयर किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि 1 रुपये से शुरू करके जो भी आपकी सक्षमता हो, कम से कम जो 42 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ पे बैठे हुए हैं, कम से कम उनको पीने की, मतलब पानी पीने का मतलब पानी पीने की वो किल्लत ना हो। उनके रूम का जहाँ वो किराया देते हैं, जहाँ रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं, तब भी 30 रुपया देते हैं वो, तो कम से कम उनकी वो जरूरत पूरी हो जाए, इतना सहयोग कर दीजिए। बाकी हम लोग जितना संभव होगा उतना हम लोग अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे। हम 10-20 लोग ऐसे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद करके काम चला रहे हैं। मेरे पास नहीं रहता है तो मैं 10-20 साथी हैं उनसे ले लेता हूँ, और जिनके पास अगर और किसी के पास नहीं होता है तो हम सब लोग मिलके आपस में शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेन सवाल यही है, मेन प्रश्न यही था कि आप लोगों का यही मानना है कि क्या कोर्ट के बाहर नियुक्ति हो सकती है या नहीं, या सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, मीटिंग्स जो हो रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है उसका। देखिए आशीष कमल जी लिख रहे हैं एससी का क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। जाते जाते मैं खत्म करने वाला था वीडियो को। एससी जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, नवनीत कुमार पहली मीटिंग से लेके, यानी जब लिस्ट नहीं आई थी उससे पहले जितनी सारी मीटिंग हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल तक जब गई तो वहाँ नवनीत भाई हमारे लगातार रहे। वो आज भी आपके साथ हैं। और अच्छी बात यह है आपके लिए कि वो शेड्यूल कास्ट में जो अंतिम मेरिट है उसके बिल्कुल मुहाने पे हैं, बिल्कुल लास्ट में वो भी हैं। तो उनके होते हुए अगर कोई ये सोच रहा है कि उनका नुकसान हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को सोचना भी चाहिए। ठीक है, प्रमोद भाई कहते हैं चारा पानी करने का टाइम हो गया है, अब लाइव बंद कीजिए। प्रमोद भाई गलत बता रहे हैं आप। मैंने देखा है, मैं गांव में जाता हूं तो ऐसा नहीं है। अभी तो चारा पानी का कोई टाइम नहीं हुआ है, गर्मियों का मौसम है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मूल प्रश्न यही है। तो उस मूल प्रश्न का जवाब यही है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या नियुक्ति का कोई रास्ता दिख रहा है, तो मेरा जवाब है हाँ। मेरा जवाब ये है कि हम और हमारी टीम के लोग जिस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग किसी न किसी तरीके से, अगर कोई मामला नहीं फंसता है तो हम लोग जो है इस मामले का हल निकाल लेंगे। शुक्रिया, आभार आप सभी का, जो भी साथी जुड़े और लगातार बने रहे, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया, जो बाद में देखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, बस चीज़ों को गलत ट्रैक पे मत जाने दीजिए। हम लोग लगे हुए हैं अपनी नौकरी के लिए, आपके सम्मान के लिए। कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल ले जाएंगे, ये यहाँ से भरोसा है। शुक्रिया, धन्यवाद।